पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर इन दिनों एक अलग ही दुनिया में है। बार बार अमेरिका का चक्कर लगा रहे हैं और कुछ ना कुछ बड़बोलापन कर रहे हैं। इस बार उन्होंने भारत को खुली धमकी दे दी है। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, परमाणु हमले की और भारत के डैम्स को मिसाइल से बर्बाद करने की। अब पता नहीं कि असीम मुनीर को अपने देश यानी पाकिस्तान का इतिहास कितना पता है, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है कि अगर भारत अपना परमाणु बम नहीं बनाता तो शायद पाकिस्तान आज भी न्यूक्लियर पावर न बन पाता। यही नहीं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने बनाया वो भी चोरी से बनाया। इसके लिए कई लोगों को धोखा दिया गया और कईयों के साथ गद्दारी भी हुई। जिस परमाणु बम को लेकर असीम मुनीर की आवाज इतनी ज्यादा बुलंद है, चलिए आज उस परमाणु बम की सच्चाई बताते हैं। क्या आपको पता है कि वो परमाणु बम पाकिस्तान ने बनाया कैसे? क्या सचमुच पाकिस्तान आंख बंद करके भारत पर हमला कर सकता है? साथ ही आज आपको यह भी मैं बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत में कितना अंतर है, कैसे भारत के पीछे पीछे पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बनाया और कैसे परमाणु ताकत बनने की कोशिश में पाकिस्तान खुद कंगाल हो गया। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह साल था 1971 और महीना था दिसंबर का। पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी हार तो थी ही, साथ ही यह सबसे बड़ा आघात था पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए। इस जंग ने पाकिस्तान के दो टुकड़े तो किए ही साथ ये सबक भी पाकिस्तान को दिया कि भारत से भिड़ने के लिए उन्हें और ताकतवर होने की जरूरत है। इस हार से बौखलाए जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर यह घोषणा की कि हमें भले ही घास या पत्तियां खानी पड़े, हम भूखे रहें, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। बात सिर्फ इस भाषण तक नहीं रुकी। पाकिस्तान को भारत की बढ़ती ताकत से कोफ्त होने लगी थी। जहां भारत परमाणु हथियार बनाना चाहता था ताकि चाइना और भारत के बीच में काउंटर बैलेंसिंग बनी रहे, क्योंकि चाइना उस टाइम तक परमाणु परीक्षण कर चुका था, वहीं पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार जरूरी थे कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए। यही वजह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अपने भाषण में कहा, मैं चूहा नहीं हूं और चूहे की तरह नहीं मरूंगा। मुझे यहां एक पल भी रुकना अपने देश के लिए अपमानजनक लगता है। मैं अपमान का हिस्सा बनने की बजाय लड़ूंगा। इस तरह पाकिस्तान ने जनवरी 1972 में सरेंडर किया था और इसके एक महीने बाद ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बड़े बड़े फिजिसिस्ट साइंटिस्ट को मुल्तान में बुलाकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर एक मीटिंग की। अपनी गिरफ्तारी के बाद भुट्टो ने बताया था कि इस काम के लिए उन्होंने 3 साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन तब पाकिस्तान में कोई ऐसा साइंटिस्ट ही नहीं था जो उन्हें परमाणु बम बनाने का वादा कर पाता। पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम में चाइना का हाथ भी था। भुट्टो ने अपने केस की सुनवाई में बताया था कि चाइनीज प्रेसिडेंट झाओ एन लाई से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हथियार बनाने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट से मदद भी मांगी थी। माने कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो आज का नहीं, काफी पुराना है। अब इसी जगह पर अगर आप थोड़ी देर भारत को देखोगे तो पता चलेगा कि इंडिया का प्लान शुरुआत से ऐसे बौखला कर हथियार बनाना नहीं था। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था और इसे और मजबूती देने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क को एस्टैब्लिश किया गया। फिर 1956 में ही मुंबई के ट्रॉम्बे में पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा चालू किया गया। ऑब्वियसली इसका पर्पस पीसफुल था, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन। जब चाइना ने परमाणु बम बनाने का टेस्ट किया तो भारत ने अपनी सेफ्टी के लिए परमाणु बम बनाने की सोची। भारत पाकिस्तान की तरह बदले की भावना से यह काम नहीं कर रहा था। खैर, जब तक पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की सोच रहा था तब तक भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया। दरअसल हुआ यह कि पाकिस्तान लगातार ट्राई कर रहा था कि कोई देश उनकी मदद को आगे आ जाए। 1973 में पाकिस्तान ने यूके से बातचीत की, लेकिन यूके ने भी पाकिस्तान से अलायंस को तोड़ दिया। वहीं भारत ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को कामयाब कर दिया, जो कि भारत का पहला परमाणु बम टेस्ट था। यह टेस्ट पाकिस्तान के लिए एक और वजह बन गई कि अब तो उसे और जल्दी ये बम बनाना होगा। लेकिन पाकिस्तान उस समय एक साथ कई अलग अलग समस्याओं से घिरा हुआ था। एक तो पाकिस्तान की फजीहत हुई थी 71 की जंग में हार के चलते। दूसरा, पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम यह थी कि इस जंग ने पाकिस्तानी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी।
अब ये तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियर पावर के लिए अच्छी खासी फंडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास फंडिंग बची नहीं थी। तो सवाल था कि फंडिंग कैसे जुटाई जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान ने धर्म का सहारा लिया। खुद को इस्लामिक देश बताकर भुट्टो ने लीबिया, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, अबू धाबी और दुबई जैसे दूसरे अरब देशों की यात्रा की ताकि इस्लाम के नाम पर उनको मदद मिल जाए। इसमें भी उनकी किस्मत अच्छी निकल गई, क्योंकि लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और अबू धाबी के शेख जायद अल नहयान इनको सपोर्ट करने को तैयार हो गए। ये देश उस वक्त इस लालच में थे कि अगर पाकिस्तान बम बनाएगा तो उसकी तकनीक इन इस्लामिक देशों को भी मिलेगी। अगर मिडिल ईस्ट के देशों के पास परमाणु बम होगा तो जैसे 1967 में 6 डेज वॉर के दौरान इजराइल ने इन देशों को हराया था, उनकी वैसी हार नहीं होगी। इजराइल भी सोच समझकर हमला करने की सोचेगा। अरब देशों की यही एक कमजोरी थी जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश की। यही नहीं, पाकिस्तान बाकायदा एक लूप होल का इस्तेमाल करके अरब देशों से पैसा लाने का प्लान भी बना चुका था। इकबाल चंद मल्होत्रा की किताब द बम, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपीज के हिसाब से पाकिस्तान ने कई बेनामी कंपनियां बनाई और पैसों को ट्रांसफर करना शुरू किया। इसमें से एक कंपनी थी द बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। इस कंपनी से कई अलग अलग कंपनीज बनाई गई, जैसे कि BCCI होल्डिंग्स। इस बैंक से काफ़ी पैसों का लेन देन हुआ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम आया। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि तब इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्था यानी FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। पाकिस्तान ने इस तरह फंडिंग का जुगाड़ कर लिया था। इस फंडिंग के साथ ही पाकिस्तान ने बेल्जियम की एक फर्म के साथ मिलकर छिपाकर न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया था। इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम रखा गया पिंसटेक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि ये प्लांट छोटा था और पाकिस्तान का बम बनाने का मंसूबा इससे तो पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने मदद मांगी फ्रांस से। लेकिन भरोसा फ्रांस को भी नहीं था, इसलिए फ्रांस ने साइन करने में कर दी देरी। फाइनली 1976 में पाकिस्तान ने प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट के लिए फ्रांस के साथ एक डील की। मतलब जब भारत परमाणु टेस्ट कर चुका था तब पाकिस्तान बम बनाने की पहली सीढ़ी पर था। इसके पीछे की एक ही वजह है, इंटेंशन। भारत की इंटेंशन थी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, इसलिए देश की आज़ादी के साथ ही भारत इस काम में लगा रहा था। चाइना की न्यूक्लियर टेस्टिंग तक भारत ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया था कि उसको बहुत दिक्कतें नहीं आने वाली थी बम बनाने के समय। वहीं पाकिस्तान लंबे अरसे तक तो फंडिंग और टेक्नोलॉजी में भी उलझा रहा, और इससे पहले जो अमेरिका ने उसकी हेल्प की थी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो प्लान इनका पीछे ही छूट गया और पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों से मदद की गुहार लगाता रहा, क्योंकि उसने हमेशा से न्यूक्लियर एनर्जी को बस एक बम के नज़रिए से देखा। खैर, जिस वक्त पाकिस्तान की ये डील साइन हुई उस वक्त इंडिया को भी इसकी खबर लगी और इंडिया ने अमेरिका के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिशें भी जारी रखी। यही वजह है कि अमेरिका ने डील से पहले ही फरवरी 1976 में फ्रांस से होने जा रही परमाणु की डील और जर्मनी से भारी पानी की डील पर नाराजगी जाहिर की। यहां तक कि अमेरिका के तब के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने फ्रांस के विदेश मंत्री को लिखा कि पाकिस्तान को रिसेंसिंग क्षमता को रोका जाए। लेकिन फिर भी ये डील हो गई और पाकिस्तान आखिर अब एक बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता था। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बना सके। हालांकि इसी टाइम पर भुट्टो को एक हीरा हाथ में लग गया। ये हीरा कहीं और नहीं बल्कि भारत के भोपाल की खान से निकला था, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चला गया था। इनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। जैसे भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा, वैसे ही अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है। हालांकि दोनों के बीच में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कादिर खान ने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट पर बहुत गुस्सा जाहिर किया था और इसके बाद वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे अपना परमाणु बम बनाने में। इसी के लिए उन्होंने 1974 में भुट्टो को एक चिट्ठी लिखी थी। कादिर खान बम बनाने को लेकर इसलिए कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो एम्स्टर्डम में फिजिक्स डायनेमिक रिसर्च लैब यानी FDO में 3 साल काम कर चुके थे। यहीं से उनको यूरेनियम के बारे में काफ़ी ज़रूरी बातें पता चली। ऐसा इसलिए क्योंकि तब वो FDO में थे, तब वहाँ यूरेन नाम का एक ग्रुप था
जो ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी ने मिलकर बनाया था। यूरेन ग्रुप में यूरेनियम सप्लाई का काम होता था। अब क्योंकि खान एफडीओ का हिस्सा थे, इसलिए उनके पास यूरेनको का भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस था। वो इस प्लांट में 16 दिन रहे और इस दौरान उन्हें पता चला कि यूरेनियम से परमाणु हथियार कैसे बनते हैं। इस काम में वो अरेस्ट होते होते भी बचे, क्योंकि उनके ऊपर नीदरलैंड सरकार ने जासूसी के आरोप लगा दिए। लेकिन बचते बचाते आखिरकार 1976 में वो पाकिस्तान आ गए। कादिर खान पाकिस्तान अकेले नहीं आए थे। उन्होंने काफ़ी सारे चुराए हुए और स्मगल किए हुए ब्लूप्रिंट्स भी निकाल रखे थे। इधर अमेरिका ने खबर मिलते ही फ्रांस के साथ वाली डील को कैंसिल करा दिया। कादिर खान को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने पाकिस्तान में खान रिसर्च लैब बनाई। इस लैब में वो उन चुराए हुए ब्लूप्रिंट्स से हथियार बनाने की तरकीब ढूंढने में लगे रहते थे। और एक दिन उन्होंने यूरेनियम से हथियार बनाने की टेक्निक को खोज लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में एक साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी मशीनों को खरीदा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट पर बैन था। मगर कादिर ने दिमाग लगाकर कई पार्ट्स अलग अलग मंगवाए। इस मुहिम में गुलाम दस्तगीर आलम जैसे फिजिसिस्ट ने इनका पूरा साथ दिया। हालांकि 1983 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। खुलासा ये कि चाइना भी पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा था। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को दे दिया था। 2003 में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदाबोय ने ये बात बताई थी। हालांकि जब तक पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम बनाया, तब तक भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यहाँ सारी एनर्जी बस बम बनाने में लगा दी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ काम को किया। यही वजह है कि कई साल लगाने के बाद जब पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु बम बनाया, तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी पहुंच चुकी थी 300 से 350 अरब डॉलर। वहीं पाकिस्तान, जो कि सिर्फ परमाणु बम और भारत से नफरत की आग में झुलसा हुआ था, वो पाकिस्तान 50 से 60 बिलियन डॉलर की जीडीपी पर ही अटका रह गया था। फिर जब भारत 11 मई के दिन सक्सेसफुली दूसरा परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब उसी महीने में 28 मई के दिन पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। 28 मई 1998 को दोपहर 3:15 पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चागई जिले में रसकोह पहाड़ियों में 5 अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट किए। इन्हें चागई 1 नाम दिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अनुसार इन परीक्षणों से रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंपीय कंपन दर्ज हुआ और कुल विस्फोट लगभग 40 किलोटन आंका गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक और टेस्ट किया और इसको नाम दिया गया चगई 2। इसकी ताकत 12 किलोटन बताई गई। इन टेस्ट के साथ पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला 7वां राष्ट्र बन गया। लेकिन फिर भी जो नाम भारत का हुआ था परमाणु बम बनाने और उसके बाद यूएस द्वारा तमाम सैंक्शंस लगाने के बाद, पाकिस्तान के साथ वैसा कुछ बहुत खास नहीं हुआ। पूरी दुनिया ने अब्दुल कादिर खान को चोरी करने वाला वैज्ञानिक बताया। हालांकि एक बात जरूर हो गई थी, अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान में फेमस हो गए थे। उनके चलते ही साउथ एशिया के नक्शे पर एक दूसरे से बॉर्डर साझा करने वाले और परमाणु ताकत रखने वाले 3 देश हो गए थे। इसी बम के बाद भारत से पाकिस्तान ने 1999 की कारगिल की जंग लड़ी थी। हालांकि इसमें एक बार फिर पाकिस्तान की हार हुई थी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो भारत से हारता आया। लेकिन जैसे आज असीम मुनीर पाकिस्तान के हीरो बने बैठे हैं, वैसे ही अब्दुल कादिर खान पूरे पाकिस्तान के हीरो बन गए थे। स्कूलों की दीवारों पर उनकी तस्वीरें होती थी। उनकी तस्वीरें सड़कों, गलियों में पोस्टरों पर दिखती थी। उन्हें 1996 और 1999 2 बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। अब दोस्तों 26 साल बाद पाकिस्तान फिर से उसी हरकत पर उतर आया है। गीदड़ भभकियों के बीच पाकिस्तान ने जो चीज़ नहीं देखी वो ये है कि आज भी तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान बस बम के सहारे अपनी राजनीति को चलाने का काम कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के अनुसार पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के 2023 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास लगभग 170 वॉरहेड है।
सिपरी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास 2024 और 2025 दोनों में 170 परमाणु हथियार थे। वहीं सिपरी की 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास 2025 में 180 परमाणु बम हैं, जो 2024 में 172 थे। हालांकि इस बीच में दोनों देशों की नीयत में साफ अंतर दिखता है। भारत ने जब 1999 में अपनी पहली परमाणु हथियार नीति बनाई तो नो फर्स्ट यूज पर बेस्ड नीति बनाई। इसका मतलब है कि जब तक कोई देश भारत पर परमाणु हमला नहीं करेगा तब तक भारत भी परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि अगस्त 2019 में भारत ने इस नीति पर दोबारा सोचने की बात कही, लेकिन अभी भी इंडिया इसी पॉलिसी पर कमोबेश बना हुआ है। इसका फायदा भी एक सॉफ्ट पावर के रूप में देश को मिलता है। वहीं पाकिस्तान की पॉलिसी है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्रिन, यानी कि फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसकी इसी पॉलिसी की वजह से असीम मुनीर जैसे लीडर्स भारत पर इस तरह के हमलों की बात करते रहते हैं। भारत को जाहिर है इस पर सतर्क तो रहना ही चाहिए और हमारी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स इस काम में सक्षम भी है। खैर, कुल मिलाकर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमाणु ऊर्जा के इतिहास में भारत और पाकिस्तान ने बहुत ही अलग अलग राहें पकड़ी। भारत ने जहां न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के साथ साथ बम बनाने पर जोर दिया, वहीं पाकिस्तान ने कुछ भी करके बम बनाने पर जोर दिया। यही वजह है कि भुट्टो ने जो कहा था वो आज सही साबित हो रहा है। भुट्टो ने कहा था घास रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। भले ही पाकिस्तान ने 1998 में बम बना लिया, लेकिन आज पाकिस्तान की इकोनॉमी उसी मुहाने पर खड़ी है। जनता यहाँ पर घास रोटी खाने पर मजबूर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी परमाणु बम की, जो कि पाकिस्तान ने बनाया, जिसके लिए उसके ऊपर चोरी का भी आरोप लगता है और जिसके दम पर आज असीम मुनीर धमकियां दे रहे हैं भारत को। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।